गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सब ठीक ठाक। इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट चल रहा था, तो क्या सीन है बोरोइंग कॉस्ट का? अच्छा, 5 सम हो गया था। चलो सम नंबर 6 पढ़ो। पांचों सम में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई फिगर वर्क नहीं हुआ था। छठा सम से सभी सम में फिगर वर्क है। ओके, तो जस्ट गो थ्रू द नंबर 6 सम। पढ़ लिए? चलो एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहला लोन कौन सा है? 10% डिबेंचर्स। क्या उसका फेस वैल्यू? और ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग था या कब से कब तक आउटस्टैंडिंग था? ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग था ना, तो पूरे साल भर ही हो गया। और क्या, अब कुछ टाइमिंग नहीं दिया है तो साल भर मानना पड़ेगा। उसके बाद वाला ओडी का क्या सीन है? 5 लाख, फिर 7.5 लाख हो गया ना। अच्छा, तो 5 लाख कब से कब तक था? पूरा मंथ बताना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना ना। फिर दिसंबर में वो 7.5 हो गया। मैं ठीक बोल रहा हूं? मतलब 5 लाख रुपया वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 months एंड 750 वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month। एम आई करेक्ट? ठीक है। और अब ये बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा था इस पे? 15% था सितंबर मंथ में, खाली 1 महीना में। उसके बाद 16% हो गया अगले 3 महीना तक, है ना। तो थोड़ा कचरा कहानी है, थोड़ा सा केयरफुल नहीं होंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं इसे लिख लेता हूं। सुनो कि नेम मतलब नेम ऑफ द लोन, अमाउंट, पीरियड, इंटरेस्ट, रेट। ये लिख लेने से गलती नहीं होगा। सबसे पहले डिबेंचर। बोलो। 20 lakhs। पीरियड फुल ईयर 12 months। रेट 10%। एसी कौन सा चल रहा है?
6-3 चलाइए, 1-8 बंद कर दीजिए, बाकी सब बंद करो। डिवेंचर के बाद बोलो बेटा ओडी 5 लाख। देख मैं क्या लिख रहा हूं, 1 मंथ 15%। हाँ, लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर का डिटेल दिया ना, उसके पहले का तो डिटेल है ही नहीं। हाँ मान सकते हो, नहीं लेकिन हाँ तो पूरा 11 महीना ले सकते हो। 11 महीना मतलब सितंबर से पहले तक का। और एक्चुअली साला पता भी नहीं चला, एक काम करे क्या, क्योंकि सब में ये वाला कंफ्यूजन है, ठीक से दिया नहीं है पूरा कंप्लीट का। जो सितंबर से काम चालू हुआ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीना का रेट नहीं, 4 महीना को पीरियड मान के सम बना दे क्या, एक ही बात निकलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 4 महीना का निकलेगा प्लीज। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर क्या नाम, ये अगर उसके पहले का भी ले लेते हो 15% करके तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ना फुल ईयर का ही ले लेते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कब से कब तक लें बोलो तो, अप्रैल नहीं है रे, फिर जनवरी से दिसंबर लेना पड़ेगा ना। हम लोग दिसंबर ईयर एंडिंग मान रहे हैं ना, क्योंकि ईयर एंडिंग वगैरह ठीक से दिया नहीं है। ईयर एंडिंग वगैरह क्वेश्चन में ठीक से दिया नहीं है, तो 12 महीना का पीरियड मान रहे हैं दिसंबर ईयर एंडिंग मान करके, ठीक है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फाइनल आंसर में, आप देखिएगा सेम आएगा। बोलो 9 मंथ्स 15%, फिर से ओडी, फिर से 5 लाख, 2 मंथ 16%, फिर से ओडी 7,50,000, 1 मंथ 16%। नीचे नोट लिखो, कैपिटलाइजेशन रेट हैज बीन कंप्यूटेड पर एनम कैपिटलाइजेशन रेट हैज बीन कंप्यूटेड पर एनम। जनरली हम लोग पर एनम का ही निकालते हैं, हाँ। फिर उसके बाद असेट में जितना खर्चा होता है महीना वाइज उस हिसाब से कैपिटलाइज करते हैं। पर एनम full stop, debentures and OD are considered outstanding from the beginning। ठीक है, एक बार मैं ऐसे करवा देता हूं, फिर ऑल्टरनेटिवली 4 महीना की पीरियड को बेस मान के भी सम बना सकते हैं। ओके, वो भी मैं करवा देता हूं, क्योंकि क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन में कब ईयर का बिगिनिंग हुआ, कब ईयर का एंड हुआ। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खाली क्लियर है, तो हम लोग उस हिसाब से भी सम बना सकते हैं। ठीक है, ये अपना जो नॉर्मली आदत है ना फुल ईयर को बेस बनाने का, उस हिसाब से सम बना रहे। नॉर्मली क्या होता है कि ईयर का एक कैपिटलाइजेशन रेट निकलता है एक, और फिर असेट में जैसे जैसे खर्चा होता जाता है हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट उस पर लगाते जाते हैं। तो अब आराम से आप अपना इंटरेस्ट निकालो और नीचे में लोन को कैपिटलाइज करो। तो लिखो कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू 20 लाख का 12 महीना का 10% प्लस 5 लाख का 15% 9 महीना का प्लस कैपिटलाइजेशन रेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACR 5 लाख का 16% 2/12 प्लस 7,50,000 का 16% 1/12 डिवाइडेड बाई 20 लाख, 12/12 20 ही होगा,
प्लस 5 लाख इंटू 9/12 प्लस 5 लाख इंटू 2/12 प्लस 7,50,000 इंटू 1/12। खाली इंटरेस्ट का ही टाइम वेइंग नहीं होता है, लोन का भी टाइम वेइंग करना पड़ता है। दो लाख, 56,250, 14,833, $10,000। चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट, कोई भी चीज रॉन्ग हो तो दिखा देना। ये रॉन्ग है ना? 13,333 आएगा ना? $279,583। पर एनम नीचे लिखो, ऑल्टरनेटिवली हम लोग हमेशा पर एनम करके ही निकालते हैं और फिर जितना महीना असेट में खर्चा होता है, जैसे इसमें पहला खर्चा कब हुआ असेट पे, देखो सितंबर में कितना रुपया, 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर हम लोग 1 महीना का इंटरेस्ट लगाते हैं। फिर कब खर्चा हुआ, फिर 2.5 लाख। तो फिर 3.5 लाख के ऊपर, या फिर ऐसे पकड़ लो 1 लाख के ऊपर 4 महीना का लगा देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो गया 4 महीना का। तो ये एनुअल रेट है तो इंटू 1/12 कर देते हैं। फिर 2.5 लाख रुपया के ऊपर 3 महीना का, फिर 2.5 लाख के ऊपर 2 महीना का, और फिर 2.5 लाख के ऊपर 1 महीना का, क्योंकि 2.5 लाख रुपया हर महीना लगा हुआ है। तो वैसे भी कर सकते हैं। और लिखो, ये हम लोग जनरली करते हैं, नीचे लिखो ऑल्टरनेटिवली एज वी आर नॉट गिवन द ईयर एंड ऑफ द कंपनी and exact tenure of the loan exact tenure of the loan
कॉमा करके, वी कैन फाइंड द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 months that is September to December. ठीक है, ये भी एक ऑल्टरनेट है। और क्योंकि पीरियड दिया नहीं है, कब से कब तक है कुछ नहीं मालूम चल रहा, तो कितना सारा एजम्पशन लेना पड़ा हम लोगों को। तो बिना एजम्पशन के सम बन सकता है, लेकिन फिर 4 महीना कोई पीरियड मान के सम बनाना पड़ेगा। ओके, वो भी एक ऑप्शन है। आओ वो करते हैं। 20 लाख, रेट बताओ। 10% इंटू 4/12 प्लस ये 4 महीना का इंटरेस्ट है और 4 महीना का ही पीरियड है। ठीक है, हम लोग 4 महीना के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बोलिए, 5 लाख इंटू 15% इंटू 1/12, ये 15% वाला 3 महीना लेंगे। 15% 1 महीना, 16% 2 महीना, प्लस 5 लाख इंटू 16% इंटू 2/12 प्लस 7,50,000 इंटू 16% इंटू 1/12। ये क्या किए, नीचे वाला समझिए, ऊपर वाला तो इंटरेस्ट है 4 महीना का, ये तो इंटरेस्ट एक्चुअल फॉर 4 मंथ है। और यहां पे हम लोग क्या किए कि पूरा 20 लाख रुपया पूरे 4 महीने तक आउटस्टैंडिंग था, तो 4 महीना का ही पीरियड ले रहे हैं, तो 20 लाख इंटू 4/4, 5 लाख रुपया 3 महीना आउटस्टैंडिंग था और 7.5 लाख रुपया 1 महीना आउटस्टैंडिंग था, तो 1/4। तो यहां 4 महीना के हिसाब से रेट निकलेगा। प्लीज ये रेट 10, 11, 12% नहीं आएगा जो आपका एक्चुअल रेट है 10, 15, 16, ये रेट उससे बहुत कम आएगा क्योंकि 4 महीना का रेट आएगा एक साथ। बोलिए, 20 लाख इंटू 10% इंटू 4/12 कितना आया रे? 66,667 प्लस 6250 प्लस 13,333 10,000।
3.76%। जनरली हम लोग ये करते नहीं हैं, इस क्वेश्चन की डिफॉर्मिटी की वजह से हम लोगों ने ये किया है कि 4 महीने का पीरियड को ही पीरियड मान करके सम बनाए हैं। अदरवाइज नॉर्मली हमारा पीरियड पूरे साल भर का होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का प्रॉब्लम था तो ऐसा किए। नंबर 7 देखो, बेटर रहेगा दोनों बनाना। ये कितना देर लगा? ये तो ज्यादा देर लगा नहीं, मेन तो जो टाइम लगा उसी में लगा, क्योंकि देर आर चांसेस कि साला सेम क्वेश्चन वो लोग उठा के छाप देगा। और इंस्टीट्यूट ने ये वाला बनाया है, लेकिन दोनों लॉजिक तो समझ में आ गया, सेम ही काम किए हैं। एक 4 महीना को बेस बना के, एक साल भर को बेस बना के बनाया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए, वेटेड एवरेज में जो ऊपर वाला लोन, एकदम ऊपर वाला 2 लाख, वो भी लेना है या वो नहीं लेना है? एकदम ऊपर वाला जो स्पेशल लोन है वो नहीं लिया जाता है। हमेशा स्पेशल लोन का इंटरेस्ट सीधा ऐड हो जाता है, उसमें कोई झमेला नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो कैपिटलाइजेशन रेट, ये जो टाइमिंग का लफड़ा, ये सब जनरल पर्पस लोन के लिए होता है। तो पहले स्पेशल लोन का इंटरेस्ट बता दो और उसका फाइनल मांगा क्या ये तो बता दो। जर्नल कर देंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, पास जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट इन रेस्पेक्ट। अच्छा ठीक है, सारा काम करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इंटरेस्ट on specific borrowing to be capitalized। इसमें जो एक्चुअल लोन लगता है, एक्चुअल इंटरेस्ट, बस वही ऐड हो जाता है। तो इसका इंटरेस्ट अलग से दिया होगा या रेट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा अच्छे से। 2 लाख का 9%, ठीक है। अच्छा देखो नीचे में ए नंबर पॉइंट में $2 लाख का 9%, तुम लोग क्या बोल रहे हो? कौन सा 2 लाख बोल रहे रे? कहां है स्पेसिफिक लोन? कहां है स्पेसिफिक लोन रे? हाँ कहां है उसमें? 8 नंबर पढ़ रहे हैं ना? ओह हम 16 दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितने रुपए का लोन बोला तुम? 2 लाख। और क्या रेट मिला? ओके, और लोन कब लिए थे देख लो। हाँ शुरू से मान लेंगे, एक बार जरा देख लो कहां से कहां तक का पीरियड है। ओ अप्रैल से चालू हुआ है ना कहानी?
हाँ, तो फिर अप्रैल से लेकर के जनवरी तक, बिकॉज आप तो जानते हो जब तक बिल्डिंग बनना चालू नहीं होगा तब तक आप कैपिटलाइज कर नहीं सकते। उसमें दोनों खर्चा लगना जरूरी है ना, ब्याज भी लगना जरूरी है, असेट का बनना भी जरूरी है। जब दोनों लगना चालू हो जाता तभी कैपिटलाइजेशन करने मिलता है। तो 2 लाख का लोन है इंटू 9% इंटू 10/12, 15,000 आया क्या? ठीक है, इसको लेकर के ना कोई मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा कैपिटलाइज होगा। 2 लाख फुल ईयर क्यों नहीं लिया मैं? क्योंकि असेट का कंस्ट्रक्शन अप्रैल में चालू हुआ है ना, और 31 जनवरी को कंप्लीट हुआ। आप जानते हो जब तक असेट बनना चालू नहीं होता तब तक आप कैपिटलाइजेशन करना चालू नहीं कर सकते। दोनों चीज का होना जरूरी है, असेट बनना चालू हो जाना चाहिए और ब्याज लगना चालू हो जाना चाहिए, तो आपको कैपिटलाइजेशन करना चालू कर देना पड़ता है। तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आइए जनरल लोन्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जनरल लोन का वो निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे। $7 लाख का 12% बोलना, 84,000 प्लस 99,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख प्लस 9 लाख, हाँ वही 16 लाख। ये कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू $11.44%। ये रेट निकला है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन हम लोग उसी पीरियड के लिए करेंगे जिस पीरियड में हमारा खर्चा हुआ है। रेट साल भर का है, ये पर एनम है, नहीं समझे, लेकिन हम कैपिटलाइजेशन उतना ही महीना का करेंगे। जैसे ये लोन भी हो सकता है पूरा साल भर आउटस्टैंडिंग रहा हो, पर मैंने कैपिटलाइजेशन सिर्फ 10 महीने का क्यों किया? क्योंकि मेरा हाँ सेट बनना जो चालू हुआ वो नहीं 10 महीने ही क्यों, बनना जो चालू हुआ वो 10 महीना तक की कंस्ट्रक्शन हुआ। हाँ चल नेक्स्ट। पहला खर्चा कौन सा वाला लोगे बताओ? 2 लाख तो स्पेशल लोन से निकाल लेना, उसके बाद से जनरल लोन वाला रेट लगाना। अप्रैल में 1.5 लाख खर्चा हुआ तो वो तो स्पेशल से मान लेते हैं। नेक्स्ट 2 लाख है, 50,000 स्पेशल से मान लेते हैं, बाकी 1.5 लाख से चालू करते हैं। पहले लिख लो, द एक्सपेंस ऑन असेट of rupees 1,50,000 on 1st April। अच्छा, जो X1 लिखा हुआ ना उसको 21 करके पढ़ना है, 2011 नहीं 2021 करके, क्योंकि मैं बुक जो प्रिंट करा रहा हूं वो 21 करके करा रहा हूं, तो मेरा रिकॉर्डिंग उस हिसाब से ठीक रहेगा। क्या बोला बोलो? एंड 50,000 ऑन, बोलो 1st August is taken out of special borrowing, is taken out of special borrowing, full stop। Therefore only rest of the expense on qualifying asset are out of general borrowing।
तो चलो पहला वाला खर्चा बताओ कब हुआ, हम इंटरेस्ट कैपिटलाइज निकाल रहे हैं। तो ये डेट, ये इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। डेट बताओ, खर्चा कितना है रे? 1.5 लाख। कब लगा और कब असेट बन के रेडी हो गया बताओ? एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। रेट 11.44। 6 महीना, एक बार काउंटिंग कर लो। 6 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ ठीक है, जनवरी 31 को कंप्लीट हुआ ना। $8580। फिर अगस्त के बाद वाला बोलो, 1 तारीख क्या? ठीक, तारीख नहीं दिया तो फिर यार बिगिनिंग में कैसे माना तुम लोग? और तो फिर नीचे लिखना वी हैड अज्यूम्ड दैट। नहीं समझे बात को? वी हैड अज्यूम्ड दैट ऑल द एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक, ठीक है बेटा, आगे बोलो। ये सब डिफॉर्मिटी है क्वेश्चन का, ये सीए इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेड नहीं है। आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। आप तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर का बात कर देते हो, बच्चों का बेचारों का करियर स्टेक पे आ जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है खाली, बच्चों का वो 6 मार्क्स 8 मार्क्स पूरा करियर हो जाता है। बोली 3.5। ओके, रेट 11.44 लगेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स। बाप रे, रुको, मेरा तो बहुत ही कम आया। हाँ, 1 3 3 4 6 7 हाँ। और खर्चा हुआ क्या रे? 1 जनवरी। कितना? 1 लाख। $953 ओनली। 22,880। ये जो 22,880 का हमारा इंटरेस्ट है, ये जनरल लोन से कैपिटलाइज होने वाला इंटरेस्ट है। जनरल लोन में मैंने 183,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर किया। आप देखिए 183,000 आपको दिखेगा कहीं पे, दिखा? उसमें से हम 22,880 खाली कैपिटलाइज कर पाएंगे। 1,83,000 का अमाउंट ढूंढिए कहां है, बताइए। मैं वो क्या है, वो अमाउंट क्या चीज का है? 84 + 99। ओ, तुम लोग निकाला ही नहीं ना 183, तुम लोग डायरेक्ट मार दिया ना, हम समझ गए। इसीलिए 183 तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लिखते हैं हमेशा, जानते हो हम क्यों लिखते हैं? ये हम इसलिए लिखते हैं कि कहीं कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, वर्ड देखो, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट एक्चुअल इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं हो जाए। अभी भी नहीं समझे? क्योंकि कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट शुड नॉट बी मोर देन एक्चुअल इंटरेस्ट इनकर्ड। इसलिए हम ये लिख के रखते हैं ताकि हम लास्ट में चेक कर लें। आप लोगों को भी लिखना चाहिए। आप लोग रेट निकालते हो, खाली रेट पे फोकस करते हैं। चलो, तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बोलता हूं। ये जो 22,880 है, ये हम कैपिटलाइज करेंगे। आउट ऑफ 183 ओनली 22,880 विल बी कैपिटलाइज। तो रेस्ट 1,60,000 राउंड ऑफ विल गो टू P&L। और ये जो 15,000 रुपया है, ये फुल्ली कैपिटलाइज होगा।
ठीक है, आगे जर्नल एंट्री क्या चीज का मांगा है देखो तो। ओके, तो लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। हमारा बिल्डिंग पे टोटल कितना खर्चा हुआ बताओ। अच्छा, हम ये अज्यूम करके बना रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया है, खाली कैपिटलाइज वाला पूछा है तो इसीलिए बोल रहा हूं। बिल्डिंग में कितना खर्चा हुआ और वो भी मिला दिया जो ऊपर वाला खर्चा है 2 लाख, सब मिला के बोलो एक साथ, सब मिला के। एस्टिमेटेड नहीं बोलना बेटा, एक्चुअल बोलना, वो जो जोड़ के 1.5 और 2 और 3.5 और 1, 8 लाख ही तो खर्चा हुआ ना। तो बिल्डिंग पे मेरा खर्चा हुआ 8 लाख। कर रहे ना बस एक साथ मिला के। देखिए यहां प्लस कर रहा हूं। इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, पहला वाला 15,000 और दूसरा वाला 22,880, 8,87,000 87 की 37, 37 बोलो बेटा, 880 बस। लिख लो, वी अज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट हैज बीन पेड। नहीं जरूरत नहीं, खाली कैपिटलाइज वाला पूछा है। नहीं करेंगे, टू पेएबल लिखना पड़ेगा फिर, टू बैंक टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। टू बैंक 8 लाख हो जाएगा और टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी खड़ा हो जाएगा। लास्ट डेट जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए नंबर जो है वो स्पेशल लोन है। ये उल्टा पलटा देख ले रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 8 उस वक्त। अच्छा, इसमें देखो 20,000 का इनकम भी है और इंटरेस्ट का भी अमाउंट बता दिया है। हाँ, नेट ऑफ कर देंगे तो 45,000 रुपया ही हम खाली कैपिटलाइज करेंगे, हम बता दे रहे हैं। और इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अरे तो फुल ईयर नहीं होगा, तुम काहे टेंशन ले रहा है। डेट वेट वाइज करके दिया होगा अगला, तुमको क्या टेंशन है। यहां तो थैंक यू बोलना चाहिए उसको कि हम लोगों को झमेला नहीं, अगला बता दिया भाई हम इतना इंटरेस्ट पे किए हैं, खत्म बात। अब उसमें ये झमेला अगला अलग से कर रहा है कि ये साला 70,000 होना चाहिए था,
65 कैसे हुआ? बाद में लिए होंगे थोड़ा सा। बी नंबर लोन का क्या सीन है रे? जनरल पर्पज है, ठीक है। तो सी भी जनरल पर्पज है क्या? बी और सी दोनों ना? अच्छा ठीक है, तो फिर पहले बी और सी का वो निकाल लेते हैं, क्या नाम? वेटेड एवरेज। अब पहले उसका लिख देते ना अलग से, वो 45,000 रुपया टू बी कैपिटलाइज्ड। लिखो बोरोइंग कॉस्ट ऑन स्पेशल बोरोइंग to be capitalized बोलो। ये जो आपने बोला वो मैंने डायरेक्ट कर दिया और क्वेश्चन भी साफ लिखा हुआ देखना। 10% 4 ईयर नोट पेएबल एनुअली इंटरेस्ट रिलेट स्पेशली टू द प्रोजेक्ट और आउटस्टैंडिंग मार्च में है, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, 7 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है और इंटरेस्ट 65,000 लगा है, 20,000 का इनकम आया है। तो ठीक है, ये हो गया और क्या। अब जनरल बोरोइंग, ये डिबेंचर्स वगैरह को ही नोट बोला जाता है। कोई भी जैसे जिसको बोलते हैं कि हाँ कोई भी जैसे भाई हम तुमसे पैसा लिए तो हम तुमको लौटाएंगे ना पैसा, तो वो लिखा हुआ रहता है नोट में, हम आपको लिख करके देते हैं। चल बताओ। अच्छा ठीक है, तो लिखो 1 लाख इंटू 10 लाख क्या, तो ठीक है 10 लाख इंटू 12.5 कैपिटलाइजेशन रेट है ना, प्लस दूसरा वाला बताओ। ओके मेरा 7% कैसे आ रहा है? कुछ तो गलती हुआ है। क्या गलती हुआ रे मेरा? हाँ 11 तो समझ में आ रहा है, 12.5 और 10 का एवरेज 11 हो ही सकता है। मेरा 7 आ गया, वही तो बोल रहा हूं। बाप क्या हो रहा है? अभी 18.5 आ गया। रुक जा, मेरे को एक बार रुक जा बाबू प्लीज, मेरे को एक बार अपना कर लेने दे कैलकुलेटर। हाँ ठीक है 11%। बाप रे बाप, क्या हो रहा है? कभी 1,75,000 ऐड होके आ जा रहा है, कभी 15 लाख ऐड, नीचे में 15 लाख आ जा रहा है। तो गजब ही गजब गलती होता है। तो ये हो गया बच्चों 11%। अब आगे बताओ और क्या मांगा? रेट तो निकल गया, तो एक तो 45,000 बता दिए स्पेशल वाला। अब जनरल वाला मंथ मंथ करके निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला जनरल लोन से खर्चा कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को तो स्पेशल वाले से कराते ना, ठीक है। और फिर 2 लाख का लोन था ना बेटा, देख लो तो, ठीक है। और फिर अच्छा, तो वो लिख लो, वो लाइन लिख लो पहले। एक्सपेंडिचर ऑन असेट अमाउंटिंग टू 2 लाख
on 1,4 and 5 lakh on 30 जून, 5 लाख ही लेना पड़ेगा ना रे, on 30 जून are taken out of special borrowing. So the rest of the expense are out of general borrowing. चल बता, पहला 30 जून लेना है ना, ठीक है, और 1 लाख ही तो लेने बोले तुम लोग, ठीक है। रेट मैं ले रहा हूं 11%। अभी जून से कहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने का है? 31 मार्च ना, तो जून लास्ट डेट याद रखिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। असेट बन गया कि अभी बन रहा है रे? मार्च में रेडी हो गया ना? कहां लिखा है? अच्छा, वैसे अगर मार्च में नहीं भी बना होता तो भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता, फिर अगले बार भी होता। नहीं, ये तो साल अप्रैल से मार्च है, ये तो जून में खर्चा किया, इसमें कहां पूरा साल भर का ले लेगा? अगर अभी भी बन रहा है, अगला साल भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, मैं ये बोल रहा हूं। ये तो जून से ही होगा, जून में एक्सपेंडिचर किया तो जून के बाद ही तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। बोलो कितना आया ये? 8250। 30 जून के बाद 31 दिसंबर, पूरा 12 लाख यहीं से लेना पड़ेगा अब तो। 3 महीना। तुम लोग वहां बिगिनिंग वाला एजम्पशन नहीं लिखा है। इसमें देखो कितना अच्छा से सम बना है, इसमें कोई डाउट डिस्प्यूट कुछ भी नहीं, ये क्रिस्टल क्लियर सम हुआ। इंस्टीट्यूट को सम ऐसा बनाना चाहिए, स्टूडेंट बनाए तो उसको भी कॉन्फिडेंस रहे, टीचर जो कॉपी जांचेगा साला उसको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हां सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट 31 मार्च 2 लाख, 1 महीना ना। जीरो जीरो रे, जीरो जीरो, साला छिंदीगिरी हो गया। अरे मान गए भाई, अब लिख दिए, हम क्या करें? अब गोली थोड़ी मार दोगे, लिख दिया गया तो। लिखो इसमें हम लोगों ने कोई एजम्पशन लिया तो हम लोगों को और तो कुछ नोट भी लिखने का नहीं है, खाली पुराना वाला सम में नोट लिखो। वी अज्यूम्ड दैट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पिछला वाला सम में एक्चुअली वो जैसे इस सम में पूरा टाइमिंग बताया ना डेट का, पिछला बार खाली मंथ का नाम बता दिया। अब साला मंथ का नाम बताने से मंथ के बिगिनिंग में खर्चा हुआ, मंथ के एंड में खर्चा हुआ, आंसर तो बदल जाएगा ना जी उन सब बातों से। इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चा का एक ही रहेगा। मतलब समझ रहे हम क्या बोलना चाहते हैं? ऊपर वाला सम में कुछ भी कोई अजम्पशन लेगा बनाएगा, तो ये सब चीज थोड़ा खास करके आप जब नया सम बना रहे हैं तो ये सब चीज क्लियर रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, वो डेट लास्ट में कुछ काम बाकी रहा होगा तो किया होगा।
प्लस 45,000, यस. इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज 45 प्लस 41. अगर आपको लिखने का मन है जरूर लिख दो. छोटा 12 इंच, छोटा 14 इंच. ये जरूरी नहीं था लेकिन आप लोगों ने कराया मेरे से, ठीक है. इसीलिए किया क्या? ओके. अच्छा ठीक. बोला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था. ठीक है, बना दो. क्या है लास्ट क्वेश्चन बोरोइंग कॉस्ट का? अरे कलम लोग आ पाएंगे ना? वही इलेक्शन है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं. थोड़ी कुछ बंद उंद रहेगा या झमेला उमेला होगा. अच्छा, धर्मतला में नहीं है तो आने में दिक्कत होगा कि आ जाओगे? हाँ तो फिर ठीक है ना, क्लास करते हैं ना, क्यों. और नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही रहा है वहां पे. क्या नाम. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो. क्या बोलते हो, किया हुआ है? अच्छा ओके, मैं समझ गया. वो जो वेबसाइट पे बोल रहे हो क्या, वो जो तुम लोगों का ग्रुप जो बनाया हुआ है. ठीक है, मैं आज बोल देता हूं स्टाफ को.
पढ़ लिए? सबसे पहला कंपनी पे फोकस करो, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखो रियल एस्टेट कंपनी। कितने का बोरोइंग है बताओ? क्या इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं ये बताओ? 7%। अगेन पीरियड वीरियड को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से सम दिया है उस तरह से वो भी नहीं है कि कोई एज सच प्रॉब्लम है, क्योंकि फुल ईयर 2021-22 करके लिखा हुआ है। और एक्सपेंडिचर कितने रुपए का किया उसने? 1440 की 1540? 1540। हालांकि जरूरत नहीं जानने का, बट फिर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो 15,40,000 का खर्चा हुआ है उसका, वो जो 1540 पेमेंट किया है, एक्चुअली एक ग्रुप कंपनी ने ही उसका काम किया है। और वो ग्रुप कंपनी ने जब बिल रेस किया तो 10% मार्जिन करके सामने वाले पे बिल रेस किया। तो एक्चुअल में उस जो ग्रुप कंपनी है उसका खर्चा 14 लाख ही हुआ है। आप समझ रहे हो? तो कंसोलिडेशन में आप इसको 1540 नहीं ले पाएंगे, 14 लाख लेना पड़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन में ग्रुप प्रॉफिट एलिमिनेट होता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, वो लिखा हुआ है यहां पे। बट यहां पे रियल एस्टेट कंपनी के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले लिखो पॉइंट रियल एस्टेट कंपनी। टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू, बोलिए, लिखो एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट $15,40,000। दो ही डेटा दिया हुआ है, एकदम क्लियर कट सोच के बताओ, देख के बताओ कि हमने असेट पे 1540 का खर्चा किया, मेरा 10 लाख का ही लोन है, इसका मतलब बाकी 5,40,000 रुपए हमने इक्विटी का खर्चा किया, माने खुद का ओन फंड्स। ओन फंड को इक्विटी बोलते हैं। तो फिर आराम से पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। निकाल के चेक करने की भी दरकार नहीं है कि 1540 इंटू 7% लगाएंगे, डेफिनेटली इससे ज्यादा आएगा ही। फिर मैं बोलूंगा इंटरेस्ट कैपिटलाइज कैन नॉट बी मोर देन इंटरेस्ट इनकर्ड, तो यहीं पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। लिखो as the expenditure on qualifying asset is more than the borrowings, more than the borrowings, कॉमा करके लिखो, total interest of 70,000 will be capitalized। नहीं, ग्रुप की बैलेंस शीट में, मतलब ग्रुप ने इसको 14 लाख 10% मार्जिन बढ़ा, हाँ बिल बनाया इसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन इसी के लिए हुआ, असेट इसी का ही है। ये बात तो लेकिन मेंशन नहीं कि ग्रुप ने किया है। तो लिखा है तो देख नीचे में, परफॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी, नीचे कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी है। ये 15 लाख 40 के लिए बोल रहे हैं। तो और क्या चीज के लिए बोलेगा बता?
साला और तो कोई डेटा ही नहीं है क्वेश्चन में, टोटल 2 तो डेटा ही है, एक लोन और एक खर्चा। अब लोन का थोड़ी कोई बिलिंग करेगा, लोन तो बैंक से लिया गया होगा। चलो कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई बोरोइंग ही नहीं, लिखो एज देयर इज नो बोरोइंग, कॉमा बोरोइंग, नो बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। अब लिखो फाइनेंस कंपनी। क्या चीज बता बेटा? हाँ, तो इस अब अपना पैसा से किया है तो कैपिटलाइजेशन आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन ग्रुप का जब बात आएगा, ग्रुप कंपनी की बैलेंस शीट में ये क्वालिफाइंग एसेट में खर्चा माना जाएगा, तो वहां पे फिर जनरल बोरोइंग का स्टोरी बनेगा, उसका कहानी बनेगा। जनरल बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन रेट आएगा, हम लोग निकालेंगे उस सब में, अभी टाइम दो उसको, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है ना। लेट अस रीच टू दैट प्लेस, यू विल फाइंड इट ऑन योर ओन, कोई टेंशन नहीं होगा। 10 लाख पे तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा लोन फंड्स का। हाँ, अरे कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है। फिनांस कंपनी, फिनांस कंपनी तो खाली लोन लेता होगा। हाँ, फिनांस कंपनियों का तो काम ये है ना, लोन लेकर के लोन दे दिया, तो यहां पे कोई क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, तो कैपिटलाइजेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। लिखो नो कैपिटलाइजेशन as there is no qualifying asset. सारा मजेदारी यहां पे है। बोलो बेटा। फिर तो कंपनी है वो, तो उसके अंदर में ही है, फिर तो एक ही है। यहां तो प्रॉब्लम कंपनी को लेकर के ही है बाबा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। चलो ग्रुप में क्या क्या हुआ बताओ। हाँ वो ठीक है, ग्रुप में कितने लोन है और ग्रुप में क्या क्या क्वालिफाइंग एसेट है वो देखना है। अभी इंडिविजुअली कौन कौन क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रुप के लोन्स बताइए। एक 10 लाख वाला लोन है और एक 20 लाख वाला लोन है, टोटल 30 लाख का लोन है। ठीक है, लोन डिटेल्स। $10 lakh at the rate of हमको तो 8% कहीं दिखाई नहीं। 8 तो खाली वो घर सा जो अपना बॉस को दिया था वो 8% में दिया था। 7%, तो इस पे हम लोग 70,000 इंटरेस्ट दिए होंगे। और एक लोन 20 लाख का लिया गया था जो फिनांस कंपनी ने लिया था, वो भी 7% का ही था। हाँ 7% का ही था। 8 में तो घर पेरेंट को दिया था, अपने को तो बाहर से ट्रांजैक्शन कोई तो ग्रुप में लिखा जाता है ना, आपस का ट्रांजैक्शन को तो कैंसिल किया जाता है। सर पेरेंट का स्टैंडअलोन का नहीं लेंगे, ग्रुप का ही लेंगे पैसा। नहीं, पेरेंट का भी अपना जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनता है उसमें स्टोरी बनेगा। नहीं, ये मानना पड़ता है ग्रुप का बैलेंस शीट है। अब ये पेरेंट का स्टैंड अलोन में तो कोई डिटेल ही नहीं हमारे पास। ये देखो ना कैसे लिखा है, नो क्वालिफाइंग एसेट अपार्ट फ्रॉम दोज, माने पेरेंट का अपना कुछ भी नहीं है। और लिखा भी है देखना, पेरेंट कंपनी का अपना कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं है।
खाली मैनेजमेंट करता है सब्सिडरियों का, लिखा भी है नीचे ऊपर देख सबसे ऊपर में। अच्छा, क्वालिफाइंग एसेट कौन सा बना है? दोनों में बना है ना। कितना रुपया खर्चा हुआ है? उसको 14 लाख बोलना पड़ेगा। 15 अभी 15-40 बोलने से नहीं चलेगा, तो एक 14,40,000 खर्चा हुआ है क्वालिफाइंग एसेट नंबर 1, और क्वालिफाइंग एसेट नंबर 2 में 10 लाख खर्चा हुआ है। 14 लाख। 1 मिनट रुक, 14 लाख ना रे, 15-40 इंटू 100/110। मैं एक लाइन बोलूंगा, मेरा गलती ढूंढना। हाँ, कौन सा 20 लाख? ये तो ले ली 20 लाख। ये लोन, ये क्वालिफाइंग एसेट। एकदम ठीक बोले तुम लोग को, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम इस पूरा इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने जा रहे हैं। मिस्टेक बताओ, मिस्टेक की हम जनरल लोन है, कैपिटलाइजेशन रेट इज 7%। वहां मत देख, यहीं पे आंसर है, यहीं पे आंसर है। जनरल लोन में क्या होता है? रेट को एक्सपेंडिचर किसे मल्टीप्लाई किया जाता है? अपना एक्सपेंडिचर कम है, लोन ज्यादा है, तो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट कम होगा, कुछ इंटरेस्ट पीएल में भी जाएगा। सारा इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट स्पेशल पर्पज लोन्स। लिखिए, सो इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू 24,40,000 इंटू 7%। मेरा बार बार 40 क्यों आ रहा है रे? अच्छा, ये पहले बार जो 40 लिख देते वो मिस्टेक नीचे भी चला गया क्या? ओके। चलो बढ़िया से हो गया ये। तो बाकी जो 30 कितना बच गया, 30 कितना ना 42 जो बच गया वो P&L में चला जाएगा। बढ़िया। 5 मिनट का एक ठो रेस्ट लेते हैं, उसके बाद नया इंड AS चालू करेंगे। चलो, कौन सा इंड AS पढ़ना भी? इम्पेयरमेंट। सो इम्पेयरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था? अगर किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग में डाल देते हैं। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है? उस एसेट का वैल्यू इन यूज और उस एसेट का सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, विचएवर इज हायर को रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। और वो भी अगर इंडिकेशन हो इम्पेयरमेंट का तभी इम्पेयरमेंट में डालते हैं। बट एवरी ईयर एंड में हमें इंडिकेशन चेक करना पड़ता है कि इंडिकेशन है या नहीं है। पर गुडविल एक ऐसा एसेट है
जिसको हर साल इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालेंगे, ये चेक भी नहीं करेंगे कि इंडिकेशन है या नहीं है। ये बैकग्राउंड हो गया। चलो पहला वाला सम देखते हैं। पढ़ लिए। अगला ईच सीजीयू का गुडविल मांगा है और क्वेश्चन इतना सिंपल तरीके से बना के दिया है, लैंग्वेज भले अंदर में ज्ञान वाला लिखा है, लास्ट में इतना क्लियर कर दिया कि हम जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किए हैं वो कौन से सीजीयू के लिए कितना किए हैं वो लिख दिया है, और कौन से सीजीयू में कितना नेट एसेट आया है वो भी लिख दिया है। तो कंसिडरेशन और नेट एसेट का डिफरेंस एनसीआई है नहीं क्वेश्चन में, तो कंसिडरेशन पेड और नेट एसेट का डिफरेंस ही तो गुडविल होता है। तो गुडविल इंडिविजुअली निकाल के डायरेक्टली निकाला जा सकता है। ऐसे आप अगर ऐसे अगर आप बोलेंगे कि टोटल गुडविल कितना है तो आंसर इज 15 लाख या 15 मिलियन, क्योंकि 50 का पेमेंट किए हैं और 35 का नेट एसेट लिए हैं। लेकिन उस 15 का एलोकेशन के लिए कोई रेशियो नहीं चाहिए कि 25:10 में बांट दीजिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कुछ नहीं बोला होता ना, वो पीसी का अलग से डिटेल नहीं देता, तो हम लोग 25:10 में ही बांटते, 5:2 में ही बांटते टोटल 15 लाख की गुडविल को, टोटल 15 मिलियन की गुडविल को। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को बांटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग से हम लोगों को कंसीडरेशन का ही एलोकेशन करके दे दिया है। हम जो कंपनी को खरीदने के लिए 50 पेमेंट किए ना, उसमें पहला बिजनेस को खरीदने के लिए 33 दिए हैं और दूसरा बिजनेस को खरीदने के लिए 17 दिए हैं, और ये क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया गया है। तो आप सीधा 1 मिनट इंडेज 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, हाँ बेटा आना नहीं चाहिए, बट मिनिमम तो 5 मार्क्स से सम का तो क्वेश्चन पूछता नहीं है सीए इंस्टीट्यूट। कंसिडरेशन पेड दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट अलग अलग दिया हुआ है, तो गुडविल अलग अलग अलोकेट ही डायरेक्ट ही हो जा रहा है। मतलब हम लोग को कुछ रेशियो यूज करना नहीं पड़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख के दिया,
क्वेश्चन में लिख के दिया कि हम जो CGU 2 नंबर है ना, 2 नंबर, उसके लिए ज्यादा गुडविल का पेमेंट किए हैं। सर ज्यादा कहाँ, कम आ रहा है? नहीं, परसेंटेज वाइज ज्यादा। वहां देख, माल 10 लाख का लिए हैं, गुडविल 7 लाख का पेमेंट किए हैं, 70% ऑफ द नेट असेट्स, और 17 लाख का पीसी दिए हैं। यहाँ पे 25 लाख का माल लिए हैं, गुडविल खाली 8 लाख का ही पेमेंट किए हैं, 33 लाख। सम बोला भी है कि CGU 2 से हमको बेहतर कैश फ्लो की उम्मीद है, इसीलिए CGU 2 के लिए हम लोगों ने ज्यादा गुडविल पेमेंट किया है, और इसी हिसाब से अगला कंसिडरेशन का रेशियो निकाल करके आपको दे दिया। लेकिन आज अगर इस तरह का बात नहीं होता और ये डिटेल नहीं दिया होता, हाथ देखो कौन सा डिटेल, 33 और 70 नहीं दिया होता, आपको बोलता 50 लाख का टोटल पीसी है और 35 लाख का खाली ब्रेकअप दे देता 25 और 10 का, और 15 लाख का गुडविल है, तो फिर 15 लाख को कैसे अलोकेट करते? 25:10, 5:2 में अलोकेट करना ही पड़ता, वो भी तब अगर गुडविल अलोकेबल है तो। वैसे जनरली इंड एस मानता है कि गुडविल का अलोकेशन होना जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लिए? देखिए, बहुत जो सबसे लास्ट लाइन लिखा ना, एकदम लास्ट लाइन पढ़ो तो, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस अलोकेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई इन बोथ द केसेस। ये स्टोरी क्वेश्चन को बहुत मजेदार बनाएगा। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, ठीक है। वो जो 80-20 वाला जो एनसीआई का कहानी है ना, उसमें आपको मजा आएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा। मतलब अगर हम बोले एग्जैक्टली ऐसा सम हमने बनाया है क्या, आंसर इज नो, ठीक है। लेकिन इस तरह का सम हम लोगों ने बनाया है बिकॉज ऑफ दिस सोना शेयर ऑफ नेट असेट। आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप देखिए, आप पहले मुझे बताइए कि जब एक्विजिशन हुआ तो पूरा डिटेल क्या है। पूरा डिटेल से मेरा मतलब है पीसी कितना है, एनसीआई कितना है, नेट असेट कितना है, क्या क्या डिटेल दिया है। कंसिडरेशन पेड 3200। तो पहले उसका वर्किंग कर लेते हैं, लिखते जाओ। हाँ, पूरा बताएंगे, लिखो तो सही, दिया हुआ मैं मानता हूं। बोलो, आप भी लिखो, तब जाके आप समझ पाओगे वो वाला लफड़ा को। बोलो, कंसिडरेशन पेड 3200। तो ये कितना परसेंट स्टेक खरीदने के लिए दिए थे? 80%, ठीक है। आगे एनसीआई कैसे मेजर करना है? सोना बेसिस पे। तो 20% ऑफ नेट असेट्स। नेट असेट कितना है? कंसिडरेशन पेड क्रेडिट होता है टू बैंक, एनसीआई क्रेडिट होता है टू एनसीआई, क्रेडिट साइड में आता है। अपने को नेट असेट कितना मिला? और गुडविल कितना आया?
ये पूरा वर्किंग क्वेश्चन पेपर में अच्छे से सजा के दिया हुआ है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं और बताइएगा मैंने कभी डिस्कशन किया है कि नहीं। मुझे याद है मैंने किया है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। जब एनसीआई को, और ये इंपेयरमेंट के चैप्टर में ही प्रॉब्लम आता है और कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आता है, जब एनसीआई को आप सोना पे लिखते हो नेट असेट पे, जब एनसीआई को आप सोना पे लिखते हो, नेट असेट 3000 है तो आप सोना पे शेयर ऑफ नेट असेट पे 600 लिख दिए। लेकिन अगर आप कंपनी का वैल्यू देखेंगे, कंपनी का मतलब एनसीआई को अगर हम फेयर वैल्यू पे मेजर करें तो अभी अभी मैंने 80% एक्वायर किया 3200 रुपया में, नहीं 640 कहां, ये 80% है, 1/4 4000। हमने 80% के लिए 3200 पेमेंट किया तो पूरी कंपनी का वैल्यू 4000 है। 80% इज इक्वल टू 3200, तो 20% माने 1/4 इक्वल टू 800 होना चाहिए। तो अगर मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर कर लिया होता इसी क्वेश्चन में, खाली इतना ही तो क्वेश्चन पेपर को लिखना था, डरिएगा मत, मजा आएगा, बहुत बढ़िया चीज सुनोगे कि एनसीआई को अगर मैं फेयर वैल्यू पे मेजर कर दूं तो ये अमाउंट 800 आ जाए। ये अगर 800 आ जाए तो 3200 और 800 4000 का पेमेंट हो गया। 4000 के लिए माल मिला 3000, तो गुडविल 1000 आ जाता। इसका मतलब एनसीआई को सोना पे लिखने की वजह से 200 करोड़ का गुडविल अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया है। गुडविल है पर अनरिकॉग्नाइज्ड है। हिडन गुडविल बोल दीजिए, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल बोल दीजिए, गुडविल ऑफ एनसीआई बोल दीजिए 200, क्योंकि ये तो हमारा गुडविल है ना खाली। आप ऐसा पकड़ो ना, 3000 का 80% ही तो मेरा है, माने 2400 का ही तो माल मेरा है, बाकी तो 600 का माल एनसीआई का है। तो 2400 के लिए हम 3200 रुपया दिए हैं कि नहीं, तो खाली मेरा वाला गुडविल ही तो लिखा गया। 2400 का ही तो 3200 का पेमेंट किए हैं, तो खाली मेरा पोर्शन ऑफ द गुडविल ही तो बैलेंस शीट में आया। एनसीआई का पोर्शन ऑफ द गुडविल तो बैलेंस शीट में आया ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एनसीआई को सोना पे लिखने का डिसीजन लिया। इसके कारण गुडविल कम आता है। वो याद है फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल, ये चीज हम बताएं आप लोगों को। लिखो एज, इसका मजेदारी यहां नहीं है, ये तो आप जानते हैं, ये चीज आप पढ़े हैं, फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल, मजा अभी आएगा। लिखो एज एनसीआई इज मेजर्ड एट सोना शेयर ऑफ नेट असेट the above goodwill of 800 which is recognized in the books only pertains to controlling interest. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो पार्शियल गुडविल। फुल स्टॉप। सो देयर इज an unrecognized goodwill there is an unrecognized goodwill worth 200 200 कैसे निकालेंगे बोलो? दो तरीके से, तीन तरीके से मैं निकाल सकता हूं।
एक तो 3,000, 4,000, 3,000 का नेट असेट, 4,000 का माने ये कंसिडरेशन पेड किए 3200। अगर एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किए होते तो 3200, हाँ 800 होता। 3200 इज 80%, 20% इज इक्वल टू 800, टोटल 4,000 आ गया होता। 4,000 के लिए 4,000 पेमेंट किए 3,000 का माल के लिए, तो 1,000 का गुडविल होना चाहिए था, हम 800 ही लिखे हैं, तो 2,000 अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। और डायरेक्ट अगर पकड़ो तो 800 इज बिलोंगिंग टू 80%, तो 20% के लिए इट इज 200। हाँ लिखिए, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल वर्थ 200, 800 इंटू 20/80, ये देखो हम क्या पकड़े। अगर एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लिखते तो 800 लिखते, बिकॉज 3200 फेयर वैल्यू कंसिडरेशन पेड का है, ये वो 80% के लिए है, तो 100% के लिए 4,000 हो जाता, माने एनसीआई का 800 होता, 800 होता, लेकिन हम लोग तो 600 पे लिखे हैं। अगर मैं एनसीआई को 800 लिख दिया होता तो गुडविल ऑटोमेटिकली 1,000 आ गया होता। तो ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। सर क्या भूलना नहीं है कि एनसीआई को 600 पे लिखा गया है और उसका 200 का गुडविल नहीं लिखा गया है, क्योंकि एनसीआई को 600 पे लिखा गया, 800 पे नहीं लिखा गया, इसलिए उसके रिगार्ड का 200 का गुडविल रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अगले कैलकुलेशंस के वक्त इन सब चीजों को ध्यान रखना है। लिखो, हैड एनसीआई बीन रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, सेम चीज को और एक बार लिखा रहा हूं, had NCI been recorded at fair value, its amount will be, यही चीज लिख रहा हूं, ये देखो हाथ देखो, यही चीज, its amount will be 3200/80 into 20, 800, but we recorded only 600। तो हम लोगों ने दो चीज को अंडरस्टेट किया, बोलो क्या क्या चीज को, एनसीआई को भी और गुडविल को भी अंडरस्टेट किया, और ये अलाउड है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में ये चीज अलाउड है। अनफेयर क्या, एक्चुअली सब पूरा सिस्टम ही सोना का चलता है, हाँ पूरा वर्ल्ड ही सोना पे मूव करता है। हाँ तो खाली गुडविल के इंपेयरमेंट के वक्त प्रॉब्लम आता है लोकेशन में, अच्छा वो भी 100% स्टेक ले लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीआई रहने से ही प्रॉब्लम है, और ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं, आप देखिए आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये पार्शियल गुडविल फुल गुडविल तो आप जानते हो ना, तो ये वही चीज तो बार बार बोल रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ थोड़ी है, अभी तक तो जो भी स्टोरी बोले पहले पढ़ा हुआ है। कई सारा सम बनाए थे, हमको याद है कंसोलिडेशन में, फुल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल मेथड, गुडविल निकाल के दो, तो ये कहानी तो उस वक्त समझा हुआ हम लोगों का, कहानी में तो अब मजा आएगा। पढ़िए आगे क्या हुआ। बोलिए क्या हुआ। 2700 कैरिंग अमाउंट हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2700 कैरिंग अमाउंट हो गया, समझ में आ रहा है।
और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 2000। लिखो केस 1। रेडी? मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 2000 और मेरा कैरिंग अमाउंट है, अच्छा ये जो कैरिंग अमाउंट है, ये क्या चीज का कैरिंग अमाउंट है? नेट असेट का। इसमें गुडविल आ गया है? एक्सक्लूडिंग गुडविल है। तो लिखो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट और कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल और अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल। क्यों लिख रहा हूं अभी समझाऊंगा आपको। यहां पे नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप देखो, आप पहुंचो वहां तक। अगर हम रिकॉग्नाइज कर दिए होते तो ये वहां होता या नहीं होता, हमको बताओ। खाली मेरा मेथड ही तो चेंज करना था, ये वहां होता या नहीं होता, हमको बताओ। होता ना? हाँ, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि वहां पे है। और आप देखिए हम कैसे क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, बोलिए कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट मेरा कितना है? 2700। कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल कितना है? 600 कि 800? गुडविल 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 लिख रहा हूं ना। गुडविल मिलाकर के तो इंपेयरमेंट होता है ना यार। गुडविल भी तो असेट है, गुडविल का तो पहले इंपेयरमेंट होगा। और अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल कितनी है? 200। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है? 3700। और रिकवरेबल अमाउंट सम में दिया हुआ है 2700। रिकवरेबल हम 2000। ओके, चेक किया ना? तो बच्चा 2700 दोबारा क्यों बोला रे? अच्छा, वो इसी को रिपीट कर दिया बेचारा। ओके, तो अपना इंपेयरमेंट लॉस कितना आया? 1700। आप टेंशन मत लीजिएगा, हम हर तरीका से समझा देंगे आपको। आप इस चीज को खाली ऑब्जर्व कीजिए। अब ये जो 1700 का लॉस है, आप क्या पढ़े? पहले किसको अलोकेट किया जाएगा? गुडविल को। तो ये 800 जो मेरी गुडविल थी वो खत्म, ये 200 जो अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल थी वो खत्म, क्योंकि ये जोड़े हैं बोल के तो इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा आया है। ये खत्म, तो 1000 का गुडविल खत्म। 700 का जो लॉस है वो असेट को खत्म करने के काम आएगा। गुडविल के बाद जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह जो भी एसेट है उनको खत्म करने के काम आएगा। क्लियर है? लिखो अलोकेटेड टू गुडविल ऐसे लिखो, अलोकेटेड टू recognized goodwill जगह नहीं हो रहा है, यहां लिखता हूं। बोलो 800 allocated to unrecognized goodwill allocated to other assets.
अब रुकिए, यही वाला बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, ये खत्म, ये खत्म, ये रिकॉर्डेड नहीं है पर खत्म, ये था भी नहीं और खत्म भी हो गया, लिखे भी नहीं थे। अब ये जो 700 का अदर असेट्स है, हमारा अदर असेट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब जो 2700 है वो 2000 हो जाएगा। अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम खाली 2700 और 800 3500 भी लेते, अनरिकॉग्नाइज्ड को यहां पे ऐड नहीं करते, 3500 आता जल्दी, 3500 माइनस 2000 होता, 1500 का लॉस आता। आप बोलते गुडविल में 800 खत्म कर दो और 700 अदर एसेट खत्म कर दो, आप समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आंसर सेम आता। मैं बोला अगर हम इसको नहीं भी लिखते, इस 200 को नहीं भी लिखते, 2700 और 800 3500 लिखते और यहां पे रिकवरेबल अमाउंट 2000 लिखते, मेरा 1500 का इंपेयरमेंट लॉस आता, 800 गुडविल खत्म हो जाती, 700 का अदर एसेट खत्म हो जाता, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट तो पूरे बिजनेस का रिकवरेबल अमाउंट आता है ना, कि बिजनेस बेचेंगे तो कितना मिलेगा, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। अभी रुकिए, अभी बात बाकी है, थोड़ा रुको, लिखो। लिखो इंपेयरमेंट लॉस allocated to parent टोटल इंपेयरमेंट लॉस 1700 है आपका, पेरेंट को कितना अलोकेट करेंगे बताइए, और इंपेयरमेंट लॉस अलोकेटेड टू एनसीआई, अभी मजा आएगा। पेशेंस के साथ, अरे ठीक बोल रहे हो, बोलिए किसका 80%? 700 का 80%, और ये 800 भी तो है, ये भी तो बैलेंस शीट में गुडविल है, पेरेंट की तो गुडविल तो, अरे तो ये तो असेट साइड खत्म हो गया ना, लाइबिलिटी साइड में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी तो खत्म होगा, ये लाइबिलिटी साइड का बात चल रहा है अभी। इंपेयरमेंट लॉस खाली ये नहीं है, ये भी इंपेयरमेंट लॉस है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप बोलेंगे एलोकेटेड टू पेरेंट 800 प्लस 560, दैट इज 1360। $700 का 80% और 1000 का 80%, टोटल 1700 का 80%। प्रॉब्लम यहां है, अभी रुको, कर लिए। अब देखिए प्रॉब्लम कहां है कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस 1700 आया, हम जब कैलकुलेट किए तो 800 की गुडविल मेरी खत्म हुई पेरेंट वाली, और बाकी इंपेयरमेंट लॉस 700 का 80% मेरे को मिला, 1360 मेरा हिस्सा खत्म हो गया। एनसीआई को मैं एलोकेट करूंगा 200 प्लस 700 का 20% 140, लेकिन ये एनसीआई में रिकॉर्डेड ही नहीं है, ये 200 अनरिकॉर्डेड है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो मेरे को एनसीआई को खाली 140 एलोकेट करना पड़ेगा, मैं 200 उसको एलोकेट कर ही नहीं सकता। $1500 ही तो रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि 200 तो आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना, 200 आपको इंपेयरमेंट लॉस 1500 ही तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन 1500 में 1500 का 80% होल्डिंग को नहीं मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है।
1500 में 1360 उसको मिल रहा है और 140 खाली एनसीआई को मिल रहा है। लड़ाई यहां पे है, लड़ाई इंपेयरमेंट लॉस में नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस तुम 1500 लिख के भी आ सकता था, 1500 डायरेक्ट निकाल करके, पर इंपेयरमेंट लॉस अलोकेटेड टू एनसीआई विल ओनली बी 140। रुकिए रुकिए थोड़ा सा, थोड़ा देर रुकिए, पूरा अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं। ये 200 अनरिकॉग्नाइज्ड है, दिस इज अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल। तो ये यहां पे 0 लिखना चाहिए आपको। सर इसका और कोई तरीका हो सकता है? और एक तरीका हो सकता है समझाने का कि हम इंपेयरमेंट लॉस 1500 ही निकालते, 1500 ही निकालते, 1700 निकालते ही नहीं। इस क्वेश्चन में आप बच जाते, 1500 ही निकालते। 1500 में से 800 पहले खत्म कर देते गुडविल के नाम का और बोलते ये गुडविल तो एनसीआई में तो गया ही नहीं है, तो ये पूरा पेरेंट ही बियर करेगा। बचता 700, 700 असेट में मर्डर हो रहा है, 700 का असेट के साथ मर्डर हो रहा है, तो वो तो एनसीआई में भी रिकॉर्ड हुआ नेट असेट। तो उस 700 का 80% होल्डिंग को और 20% एनसीआई को मिलता, 140 मिलता। इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता था। वो थोड़ा इजी या मान लो समझाने वो भी समझ में आने लायक होता। यहां पे अलग अलग करके बता दिए कि देख भाई ये रिकॉग्नाइज्ड गुडविल होल्डिंग का है, तो होल्डिंग ने लिखा भी है इस गुडविल को असेट साइड में लिखा है ना, तो ये होल्डिंग को लॉस भी लेना पड़ेगा जब इंपेयरमेंट हुआ है। ये 200 एनसीआई का है, जल्दी, तो एनसीआई का तो रिकॉर्डेड भी नहीं है, एनसीआई को थोड़ी हम लोग रिकॉर्ड किए, तो एनसीआई को ये लेना नहीं पड़ेगा लॉस, और एनसीआई इस 140 को तो लेगा बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड, ये तो नेट असेट है। ये गुडविल का पोर्शन है, ये नेट असेट का पोर्शन है, ये इंपेयरमेंट अलोकेटेड है। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये समझ में आ गया ना पूरा क्लियरली? तो टोटल एक्चुअल इंपेयरमेंट लॉस वी विल रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट 1500, उसमें से होल्डिंग को मिलेगा 1360 और एनसीआई को मिलेगा 140। लिखो देयरफॉर टोटल इंपेयरमेंट लॉस to be recorded total impairment loss to be recorded is 1500, out of which 1360 will be borne by parent and 140 will be borne by NCI. अब आइए केस 2 में। बोलिए कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट कितना है? देखिए इसमें बहुत मजा आएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट कितना है? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट नहीं, कैरिंग अमाउंट
कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट 2700, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड गुडविल 800, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल एनसीआई वाला 200, टोटल मिला दिया तो 3700। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मजा है। ऊपर वाला पोर्शन ये नहीं किए बिना भी हो सकता था। ऊपर वाला पोर्शन डायरेक्ट 1500 निकाल के भी तो हो सकता था यार। 1500 निकालते बोला 800 गुडविल का पेरेंट का ही है और 700 नेट असेट का, दोनों का है, तो 700 को 80-20 में बांट दिए। पर ये देखिए मजा यहां है। नहीं, वही तो है झमेला। हाँ, यही तो झमेला है। अब ये जो 900 का स्टोरी है, 900 पूरा गुडविल की स्टोरी बन रही है कि नहीं बन रही है बताइए? बन रही है ना। अब इसमें साला होल्डिंग का तो 80% ही है, 20% एनसीआई का भी है, तो गुडविल भी तो प्रोपोर्शनेटली ही किल होना चाहिए। लिखो, allocated to parents goodwill 720, allocated to unrecognized goodwill 180 ना। नहीं, असेट का तुम गोली मारो, असेट में इंपेयरमेंट नहीं, अभी गुडविल में लड़ाई बाकी है। तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो रहा है? बोलिए। तुम 100 का बच रहा है, हम 100 का नहीं बचा रहे हैं। जरा देखिए, हम 80 का ही बचा रहे हैं। रुकिए रुकिए, थोड़ा आराम से बात कीजिए, हड़बड़ाइए मत। हैव द पेशेंस। अब देख, ये तो मानता है कि 900 का टोटल इंपेयरमेंट लॉस है। अगर ढंग से सब कुछ लिखा हुआ होता तो 900 का इंपेयरमेंट लॉस आता, और 900 का इंपेयरमेंट लॉस आता तो 900 का गुडविल साफ होता, और 900 का गुडविल साफ होता तो 100 का गुडविल बचता। लेकिन उसके लिए एनसीआई को सोना पे नहीं, फेयर वैल्यू पे लिखा होना चाहिए था, और गुडविल फुल रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। लेकिन आज की प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों ने एनसीआई को सोना पे लिखा है, गुडविल पूरा रिकॉग्नाइज किया नहीं है। नहीं किए ना, तो 900 का जो इंपेयरमेंट लॉस आया वो रिकॉग्नाइज्ड गुडविल के हिस्से में तो 720 ही आया, और 180 तो अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल के हिस्से में आया ना। तो आप इंपेयरमेंट लॉस 720 ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, आप 180 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे। लिखिए, therefore we can only record impairment loss only to the extent of 720,
वो भी है अभी हिस्सा में, और 80 मेरा भी है, लिखो। एंड द एंटायर अमाउंट विल बी बोर्न बाय पेरेंट। एंटायर अमाउंट विल बी बोर्न बाय पेरेंट। अब जरा सोचिएगा बच्चों, कितना का इंपेयरमेंट लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया? 720। क्योंकि ये 180 क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड था ही नहीं, तो ये हवा हवा से उड़ा, समझ लो, नहीं था। पर हो तो सकता था अगर कोई दूसरा सम होता तो, अगर वो वहां पे नेट असेट को फेयर वैल्यू पे लिखवाता तो हो तो सकता था। तो ये उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि फेयर वैल्यू को सोना पे लिखने का अलाउ जो किया गया ना, ये उसकी वजह से खाली प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती अगर आप पहले से ही फेयर वैल्यू पे एनसीआई को लिखने का प्रावधान रखते ना, एक ही प्रावधान, एक ही प्रोविजन रखते, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए हो रहा है। अब आप थोड़ी देर तक पेशेंस रख के बताइए, एक्चुअल बैलेंस शीट में एक्चुअल रिकॉग्नाइज्ड गुडविल कितनी है? नहीं, बिफोर इंपेयरमेंट 800। और अभी आपने उसी गुडविल को कितना से खत्म किया? 720। तो अभी भी वो गुडविल 80 से जिंदा है, लिखो। सो देयर रिमेन्स गुडविल 80 in the balance sheet. There remains goodwill of 80 in the balance sheet. और एक चीज सुनिएगा, ये गुडविल तो बैलेंस शीट में जिंदा है ना? एक अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल भी जिंदा है। जिंदा तो है ही आज भी। वो कितने का जिंदा है? वो 20 का। नेक्स्ट इंपेयरमेंट में डिस्कशन में आएगा वो। रुकिए, हम बताएंगे। 200 का गुडविल था उसका तो 180 इंपेयर हुआ है। अरे हाँ, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज, आज तो 20 तो जिंदा है। अनरिकॉग्नाइज तो क्या हुआ? अनरिकॉग्नाइज अलाइव तो है ही, तो अगला इंपेयरमेंट के डिस्कशन में तो आएगा नहीं। कैसे 200 अलाइव है? 180 किल हो गया ना, इंपेयर हो गया है। समझ नहीं रहा, जीरो तुम माना है, बुक्स के लिए बोल रहे हैं, बुक्स के लिए तुम उसको बोल सकता है, लेकिन अभी भी उसका 20 के जिंदा है या नहीं है? बताइए भाई। आज अगर ये लिखा होता 200, तो आज ये 180 मर्डर होके 20 रहता कि नहीं बुक्स में? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आज अगर 1000 गुडविल हम लिख दिए होते, सोचो 1000 गुडविल हम लिख दिए होते, तो 900 तो इंपेयर होता। बोलिए हाँ या ना? और अगर 900 इंपेयर होता तो 100 जिंदा होता। 100 जिंदा होता तो 80-20 होल्डिंग और माइनॉरिटी का होता। तो वही तो बोल रहे हैं हम आपको। क्लियर? अब सुनिए, हम अपना पूरा बात बोल दिए। हाँ, अब जो बोल रहे हैं हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, बट हमको बोलना जरूरी है। क्या? सुनिए, अगर हम इसको देख, गलती कैसे हो जाता अगर हम इसको डिस्कशन में नहीं लेते। ये काट रहा हूं ना, समझ गए? तो ये 3500 आता। अगर ये 3500 माइनस 2800 करते, 700 आता। और हम पूरा 700 गुडविल खत्म करते और बोलते ये पेरेंट का है। रॉन्ग होता कि नहीं हमको बताओ? जबकि 720 का इंपेयरमेंट लिखना है ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर अगर हम लोग फेयर वैल्यू में करते तो 1000 का गुडविल आता। हाँ बिल्कुल, 1000 का गुडविल रहता। तो सर
और आराम से यहां पे देख कैरिंग अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज गुडविल 1000 रहता, आराम से ऑटोमेटिकली 3700 आता, ऑटोमेटिकली 2800 ही रहता ना, यहां पे 900 ही आता, और आराम से तू 900 को 80% 20% बांटता। तो सर वो 900 पूरा पेरेंट का नहीं है? नहीं, 900 में एनसीआई का भी हिस्सा है भाई। कोई भी लॉस होता है सब्सिडरी में, अगर लॉस होता है, ये तो बी लिमिटेड में लॉस हुआ है ना, तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों को मिलता है ना। तो सर ये 800 में एनसीए का कोई हिस्सा नहीं, ये तो बताया ना आपको 800 में एनसीए का हिस्सा नहीं, क्योंकि हम लोग 800 ही तो खाली लिखे, दिस इज तो पेरेंट्स पोर्शन, तभी तो बताए रे बाबा आपको। पार्शियल गुडविल में यही तो प्रॉब्लम होती है। पार्शियल गुडविल खाली पेरेंट का ही? यस, पार्शियल गुडविल खाली पेरेंट का ही होता है। अब आपको समझ में आया क्या प्रॉब्लम होता? नहीं, इन डेप्थ नहीं है, ये एनसीआई को सोना पे लिखवाने की वजह से प्रॉब्लम है, और ये खाली इंपेयरमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम आता, और कोई टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पार्शियल गुडविल में याद रखना पड़ता है कि भाई देयर इज सम गुडविल मोर जो लिखा हुआ नहीं है। यू गॉट इट? लिखिए क्या लिखा तुम लोग? 720 क्या लिखा? So there remains goodwill of 80 in the balance sheet. इन द बैलेंस शीट, और ये फुल्ली बिलोंग्स टू पेरेंट है। बस हो गया, और क्या? हाँ लिख दो, अनरिकग्नाइज्ड गुडविल ऑफ 20 स्टिल रिमेन्स। बस कंप्लीट। आज की क्लास इतनी ही। कितने सम बचे इसके? 4 सम बचा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं। नहीं, बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकेंगे, अनरिकग्नाइज्ड है वो, डिस्क्लोजर भी नहीं देना पड़ता है, खाली अपने ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई हम सोना पे मेजर किए हैं तो इंपेयरमेंट के वक्त ये प्रॉब्लम आएगी, जब भी इंपेयरमेंट करोगे ये वाली प्रॉब्लम आएगी। नहीं नहीं, वो ध्यान में रखना पड़ता है, ये इंपेयरमेंट के वक्त प्रॉब्लम आती है। और ज्यादातर केसेस में क्या ना 100% स्टेक होता है ना जब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीए का मेजरमेंट करने का दरकार ही नहीं है, पूरा लॉस पेरेंट को ही मिलता है। लेकिन अब लॉस तो एनसीआई को भी गिराएगा ना भाई।